हेलो गाइस, हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 10th एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर नंबर 2। चैप्टर का नेम है अम्ल, क्षार एवं लवण। अम्ल, क्षार, लवण, ये जो चैप्टर है इसकी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन हम आज आपको इस वीडियो में देंगे। आप ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और इसे नोट डाउन ज़रूर करिएगा। डियर स्टूडेंट, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल पे दिए गए आपको और भी काफ़ी सारे चैप्टर्स के ट्रांसलेशंस, एक्सरसाइज, सॉल्यूशंस, काफ़ी सारी स्टैंडर्ड की एक्सरसाइज हमने सॉल्व करके इसी चैनल पे अपलोड की है। तो डियर स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 10th साइंस चैप्टर नंबर 2 अम्ल, क्षार एवं लवण की एक्सरसाइज। सबसे पहले आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 20 पे क्वेश्चन दिया गया है, वो देखिएगा। आपको 3 परख नलियाँ दी गई है, उनमें से एक में आश्रित जल एवं शेष 2 में से एक में अम्लीय विलयन तथा दूसरे में क्षारीय विलयन है। यदि आपको केवल लाल लिटमस पत्र दिया जाता है तो आप प्रत्येक परख नली में रखे गए पदार्थों की पहचान कैसे करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि आपको 3 परख नलियाँ दी गई है, उनमें से एक में आश्रित जल और शेष में एक में अम्लीय और दूसरे में क्षारीय विलयन। अब इनमें आप पहचानोगे कैसे कि किस में आश्रित जल है, किस में क्षार विलयन है और किस में अम्लीय विलयन है। तो इसका आंसर हम देखते हैं आगे। उत्तर, सबसे पहले दिए गए लाल लिटमस पत्र को बारी बारी से तीनों परख नलियों में डालते हैं। हम पाते हैं कि किसी एक परख नली में यह लिटमस पत्र नीला हो गया। चूंकि क्षारीय विलयन में लाल लिटमस पत्र नीला हो जाता है, अतः इस परख नली में अवश्य ही क्षारीय विलयन होगा। जब नीला हो गया तो हमें पता चल गया कि वो क्षारीय विलयन है। अब बचे 2। अब शेष 2 परख नलियों में इस नीले लिटमस पत्र को डालते हैं। इसमें 2 स्थितियाँ हो सकती है। लिटमस पत्र पुनः लाल हो जाएगा, लिटमस पत्र नीला ही रहेगा। जिस परख नली में लिटमस पत्र लाल हो गया उसमें अम्लीय विलयन तथा जिसमें रंग अपरिवर्तित अथवा नीला ही रहा उसमें आश्रित जल होगा। मतलब अगर क्षारीय होगा तो नीला हो जाएगा, और अगर क्षारीय नीला होकर के वापस लाल हो जाता है दूसरे परख नली में डालने पे तो वो अम्लीय होगा, अम्लीय विलयन। और वो कलर में कोई भी चेंज नहीं होता है, रंग अपरिवर्तित रहता है, तो वो सादे में जल में होगा, वो सादा जल होगा। इसी तरीके से अब पेज नंबर 24 पे आपका एक क्वेश्चन है, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। तो इसका आंसर है पीतल, कॉपर तथा जिंक का मिश्र धातु तथा तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ इसलिए नहीं रखे जाते हैं क्योंकि इसमें अम्ल मौजूद होते हैं। इसमें क्या मौजूद होते हैं? अम्ल, जो इससे अभिक्रिया करके हानिकारक यौगिक, टॉक्सिक, जहरीले कंपाउंड्स बनाते हैं, जिसके कारणवश ये खाने लायक नहीं रह जाते। अम्ल की अभिक्रिया से धातु के बर्तन भी संक्षारित हो जाते हैं। फिर देखिए प्रश्न 2 है, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है, एक उदाहरण के द्वारा समझाइए। इस गैस की उपस्थिति की जांच आप कैसे करेंगे। उत्तर, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया से सामान्यतः हाइड्रोजन गैस निकलती है। धातु के साथ जब भी हम अम्ल की अभिक्रिया करेंगे तो कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस। उदाहरण, ये देखिए यहाँ पे 2 धातु ली गई है, जिंक और मैग्नीशियम। इनकी क्रिया करवाई हमने, जिंक की कराई हाइड्रोक्लोरिक एसिड से और मैग्नीशियम की कराई हमने अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के साथ में। तो जिंक की कराएंगे तो ZnCl2 मिलेगा, जिंक क्लोराइड, और मैग्नीशियम की H2SO4 से कराएंगे तो MgSO4, मैग्नीशियम सल्फेट मिलेगा। और इसके साथ कौन सी गैस रिलीज हो रही है यहाँ पे? हाइड्रोजन गैस। जांच, जलती हुई माचिस की तीली परख नली के मुंह के पास ले जाने पर फटफट की आवाज़ के साथ जलने लगती है, तो ये दर्शाता है कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बनी है। प्रश्न 3, कोई धातु यौगिक ए तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो बुदबुदाहट उत्पन्न होती है। इससे उत्पन्न गैस जलती मोमबत्ती को बुझा देती है। यदि उत्पन्न यौगिकों में से एक कैल्शियम क्लोराइड है तो इस अभिक्रिया के लिए संतुलन रासायनिक समीकरण लिखिए। अब देखिए, धातु के यौगिक कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस HCl, कैल्शियम कार्बोनेट की हम अभिक्रिया कराएंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में HCl के साथ में। तो जो Cl है वो Ca के साथ में जुड़ जाएगा, CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा और जल निकलेगा।
अब पेज नंबर 27 पे आपके क्वेश्चन है। प्रश्न 1, HCl, HNO आदि जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं, जबकि अल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों के विलयनों में अम्लीयता के अभिलक्षण नहीं प्रदर्शित होते हैं। तो इसका आंसर देखिए, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 आदि के जलीय विलयन में H आयन हाइड्रोजन आयन बनता है, जिसके कारण ये अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शित करते हैं, जबकि अल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों के जलीय विलयनों में हाइड्रोजन आयन नहीं बनता है, इसलिए ये अम्लीयता के अभिलक्षण नहीं प्रदर्शित करते हैं। HCl HNO3 में क्या बन रहा है, हाइड्रोजन आयन बन रहा है, लेकिन अल्कोहल और ग्लूकोज में कौन सा नहीं बन रहा है, जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन नहीं बन रहा है। तो इसीलिए अल्कोहल और ग्लूकोज जो है वो अम्लीयता अब के अभिलक्षण प्रदर्शित नहीं करेंगे, जबकि HCl और HNO3 अम्लीयता के अभिलक्षण प्रदर्शित करेंगे। कारण क्या, हाइड्रोजन आयन की उपस्थिति और अनुपस्थिति। प्रश्न 2, अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है, हाइड्रोजन आयन के कारण। अम्ल का जलीय विलयन हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है, जिसके कारण विद्युत धारा का प्रवाह होता है। प्रश्न 3, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती है। जवाब, उत्तर, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को इसलिए नहीं बदल पाती है क्योंकि जल की अनुपस्थिति में वहाँ पे जल नहीं होगा। शुष्क मतलब जल की अनुपस्थिति होगी, अनुपस्थिति में HCl से हाइड्रोजन आयन अलग नहीं हो पाएगा, और जब तक हाइड्रोजन आयन अलग नहीं होगा तब तक कोई भी माध्यम हो वो अम्लीयता नहीं दर्शा सकता, हाइड्रोजन आयन नहीं बनता है, वो सिर्फ जलीय माध्यम में ही हाइड्रोजन आयन बनता है, इसी कारण से। प्रश्न 4, अम्ल को तनुकृत करते समय यह क्यों अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, न कि जल को अम्ल में। अम्ल को तनुकृत करते समय यह क्यों अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, न कि जल को अम्ल में। जल को कभी भी अम्ल में नहीं डालेंगे, हाँ अम्ल को हम जल में डाल सकते हैं। क्या कारण है, इसका कारण देखते हैं आगे। देखो उत्तर, क्योंकि जल में अम्ल या क्षारक के घुलने की प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है। जल में अम्ल या क्षारक, जल ज़्यादा होगा, अम्ल क्षारक थोड़े होंगे, तो उसमें घुलने की प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी होगी, उसमें ऊष्मा निकलेगी। जल के सांद्र नाइट्रिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाते समय अत्यंत सावधानी रखनी चाहिए। अम्ल को सदैव धीरे धीरे तथा जल को लगातार हिलाते हुए जल में मिलाना चाहिए। सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण मिश्रण आस्फलित होकर बाहर आ सकता है तथा आप जल सकते हैं। साथ ही अत्यंत स्थानीय ताप के कारण प्रयोग में उपयोग किया जा रहा कांच का पात्र भी टूट सकता है। अब देखिए समझ में आया आपको इसमें कि जल के अंदर अम्ल इसलिए मिलाना चाहिए क्योंकि जल की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, अम्ल की कम होगी, जिससे क्या होगा कि वो एकदम से गर्म नहीं हो जाएगा। लेकिन अम्ल के अंदर अगर हम जल डाल देंगे तो क्या होगा, उसमें से जो लिक्विड है एकदम से गर्म होकर के बाहर आ जाएगा और उससे हमारे जलने का डर भी ज़्यादा हो जाएगा। इसी के साथ अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 5। अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय, अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित हो जाती है। हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित हो जाती है, इसके बारे में देखेंगे। देखिए, अम्ल के विलयन में जल मिलाने पर हाइड्रोजन आयन H2O से संयोग कर H3O आयन बनाते हैं। अम्ल के विलयन को तनुकृत करने पर हाइड्रोनियम आयन H3O की सांद्रता में कमी हो जाएगी। प्रश्न 5, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH विलयन में अधिक्य क्षारक मिलाते हैं तो हाइड्रोक्साइड की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है। तो आंसर, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में अधिक्य क्षारक मिलाते हैं तो OH आयन की सांद्रता बढ़ जाती है। हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित होगी ऐसा पूछा है तो सांद्रता बढ़ जाएगी। फिर पेज नंबर 31 पे आपके प्रश्न है। प्रश्न 1, आपके पास विलयन A एवं B है। विलयन A के pH का मान 6 है एवं विलयन B के pH का मान 8 है। किस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है? इनमें से कौन अम्लीय है तथा
कौन सा क्षारकीय है। अब देखिए हमारे पास 2 विलयन है, एक का पीएच 6 है और बी के पीएच का मान 8 है। अब किस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है और कौन सा अम्लीय तथा क्षारकीय, ये पता करना है। तो ये कैसे पता करेंगे, देखिए विलयन ए का पीएच 6 है, इसलिए ये कैसा होगा, अम्लीय, क्योंकि पीएच अगर 7 से कम है, क्योंकि पीएच 7 से कम है, 7 से कम है तो कैसा हो जाएगा, अम्लीय, और अगर पीएच 7 से ज़्यादा होगा तो वो क्षारकीय होगा। विलयन ए में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होगी, जो अम्लीय होगा उसी में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होगी, क्षार में तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होती नहीं है। प्रश्न 2, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अगर ज़्यादा होती है तो विलयन अम्लीय प्रकृति का होता है। क्या क्षारकीय विलयन में हाइड्रोजन आयन होते हैं, अगर हाँ तो क्षारकीय क्यों होते हैं। हाँ, हाइड्रोजन आयन क्षारकीय विलयन में भी होते हैं, परंतु इसकी सांद्रता OH आयनों की सांद्रता से कम होती है, जिसके कारणवश यह विलयन क्षारकीय होते हैं। हाइड्रोजन आयन होता है तो वो विलयन अम्लीय होता है, लेकिन क्षारकीय में भी हाइड्रोजन आयन होता है, लेकिन उसकी जो क्वांटिटी है वो OH आयन से कम होती है। 4, कोई किसान खेत की मृदा की किस परिस्थिति में बिना बूजी या चूना कैल्शियम ऑक्साइड, बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या चौक कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग करेगा। उत्तर, जब खेत की मृदा अम्लीय होती है, जब खेत की मृदा अम्लीय होती है मतलब उसका पीएच 7 से कम होता है, तभी किसान कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तथा कैल्शियम कार्बोनेट मिलाते ताकि मिट्टी उदासीन हो जाए और इसका पीएच परास खेती के लिए उपयुक्त हो जाए, उसकी अम्लीयता कम हो जाए। फिर पेज नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 1, CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है। CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम है विरंजक चूर्ण। CaOCl2 आप रट लीजिएगा, ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है कुछ एग्जाम में कि विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या है, या फिर CaCl2 का प्रचलित नाम क्या है, तो विरंजक चूर्ण। प्रश्न 2, उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। उत्तर, शुष्क बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन से अभिक्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन की जब हम क्रिया कराते हैं तो CaCl2 H2O बनता है। प्रश्न 3, कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है, तो सोडियम कार्बोनेट, इसे धोने का सोडा भी कहा जाता है। कठोर जल को मृदु बनाने के लिए सोडियम कार्बोनेट Na2CO का उपयोग किया जाता है। प्रश्न 4, Na2CO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होगा, इस अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। तो ये देखिए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट बनता है, जल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। प्रश्न 5, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया के साथ समीकरण लिखिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है CaSO4 कैल्शियम सल्फेट की क्रिया जब हम जल के अणुओं के साथ में करते हैं तो जिप्सम जैसा कठोर पदार्थ बनता है। GaSO4 कठोर पदार्थ और जल के साथ में। अब अभी तक हमने आपकी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं डियर स्टूडेंट। अब हम सॉल्व करेंगे आपके स्वाध्याय, जो पीछे के प्रश्न उत्तर होते हैं पाठ्य पुस्तक से जो प्रश्न लिए गए हैं पीछे से, अब उनका सॉल्यूशन हम करेंगे। प्रश्न 1, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसमें इसका पीएच क्या होगा, नीला कब करेगा, जब वो अम्लीय होगा, और अम्लीय का पीएच क्या होता है, 7 से कम होता है। 10, संकेत, क्योंकि क्षारीय विलयन में लाल लिटमस नीला हो जाता है और पीएच क्या होगा, 7 से ज़्यादा होगा। विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका मतलब उसका पीएच 7 से ज़्यादा होगा, आंसर होगा 10। प्रश्न 2, कोई विलयन अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। इस विलयन में क्या होगा, तो आंसर होगा HCl, आंसर होगा HCl, क्योंकि
अंडे के कवच में कैल्शियम कार्बोनेट होता है जो HCl अम्ल से अभिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है। प्रश्न 3, NaOH का 10 ml विलयन HCl के 8 ml विलयन के से पूर्णतः उदासीन हो जाता है। यदि हम NaOH के उसी विलयन का 20 ml ले तो इसे उदासीन करने के लिए HCl के उसी विलयन की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी। अगर 10 है तो यहाँ पे हमने 8 लिया तो इसका अनुपात हुआ है 5:4। तो 20 को 5:4 में हम करते हैं तो इसका जवाब आएगा 16 ml। 4 चौक 16, 4 पंजे 20, तो 16 ml आ जाएगा। प्रश्न 4, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है? तो जवाब होगा एंटासिड। प्रश्न 5, निम्न अभिक्रिया के पहले शब्द समीकरण लिखिए तथा उसके बाद संतुलित समीकरण लिखिए। ये देखिए शब्द समीकरण, आप प्रश्न देख लीजिएगा, मैं इनके जवाब बता रही हूँ आपको। प्रश्न 1 है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है तो इससे बनेगा जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब मैग्नीशियम पट्टी के साथ क्रिया करता है तो बनता है मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल जब एल्युमिनियम चूर्ण के साथ क्रिया करता है तो बनेगा एल्युमिनियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब लोहे के रेतन के साथ में क्रिया करता है तो उसके साथ में बनेगा आयरन क्लोराइड या हाइड्रोजन गैस। देखिए तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब जिंक से क्रिया करी तो जिंक के साथ सल्फेट निकल गया, हाइड्रोजन गैस फ्री हो गई। जब मैग्नीशियम से क्रिया की तो जो Cl है हाइड्रोजन के साथ में Cl, ये मैग्नीशियम के साथ जुड़ गया, हाइड्रोजन निकल गई। फिर एल्युमिनियम जब SO4 के साथ क्रिया करेगा तो एल्युमिनियम सल्फेट बन जाएगा और H2 गैस निकल गई। फिर इसी तरीके से आयरन के साथ Cl जुड़ जाएगा और H2 गैस निकल जाएगी। प्रश्न 6, एल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों में भी हाइड्रोजन होते हैं लेकिन इनका वर्गीकरण अम्ल की तरह नहीं होता है। एक क्रियाकलाप द्वारा इसे सिद्ध कीजिए। विधि, आंसर देखिए, ग्लूकोज, अल्कोहल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का विलयन लीजिए। ग्लूकोज, अल्कोहल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का विलयन लीजिए। एक कॉर्क पर 2 कीले लगाकर, एक कॉर्क पे 2 कीले लगानी है। कॉर्क को 100 ml के बीकर में रख दीजिए। अब चित्र 2.6 के अनुसार, ये रहा चित्र, ये देखिए 2 कॉर्क की कीले लगाई है, फिर इसको हमने बीकर में रख दिया है। अब इसी के अनुसार किलो को 6 वोल्ट की बैटरी के दोनों टर्मिनलों के साथ एक बल्ब तथा स्विच के माध्यम से जोड़ दीजिए। अब बीकर में थोड़ा तनु HCl डालकर विद्युत धारा प्रवाहित कीजिए। स्विच ऑन कीजिए, आप देखेंगे कि बल्ब जल उठता है। इस क्रियाकलाप को HCl के स्थान पर बारी बारी ग्लूकोज और अल्कोहल के विलयन के साथ करिए। आप पाएंगे कि अल्कोहल ग्लूकोज की स्थिति में बल्ब नहीं जलता है क्योंकि विलयनों में हाइड्रोजन आयन नहीं बनता, जबकि HCl डालने पर विलयन में हाइड्रोजन आयन बनेगा, इसी के कारण बल्ब जलता है। किसी विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह आयनों द्वारा होता है, इसलिए इन्हें अम्ल नहीं कहा जा सकता है। ये देखिए ये बल्ब है, यहाँ पे इसमें तनु HCl डालेंगे तो ये बल्ब जल जाएगा, स्विच ऑन करेंगे तो। प्रश्न 7, आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता जबकि वर्षा जल होता है विद्युत का चालक? कारण, उत्तर, आश्रित जल शुद्ध होते हैं जिसमें आयन नहीं बनता है तथा विद्युत चालन करता है। विद्युत का चालन आयनों द्वारा होता है। वर्षा के जल में थोड़ी मात्रा में अम्ल होते हैं क्योंकि वायु की उपस्थिति SO2 और NO2 गैस जल में मिलकर इसे अम्लीय बना देती है। बारिश के पानी में क्या होता है, SO2 और NO2 बारिश के जल में मिल जाएगी दोनों गैसें तो उसे अम्लीय बना देगी, इसलिए इसमें हाइड्रोजन आयन पैदा होता है जिसके कारण विद्युत धारा का चालन होता है।
प्रश्न 8, जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता? क्योंकि जल की अनुपस्थिति में अम्लों में से हाइड्रोजन आयन पृथक नहीं हो पाते हैं, इसलिए अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं होता है। केवल जल की उपस्थिति में ही हाइड्रोजन आयन अलग हो पाते हैं, जबकि अम्लीय अभिलक्षण दर्शाने के लिए आयनों का बनना जरूरी होता है। प्रश्न 9, 5 विलयनों ए बी सी डी ई की जब सार्वत्रिक सूचक से जांच की जाती है तो पीएच के मान क्रमशः 4, 1, 11, 7 एवं 9 प्राप्त होते हैं। कौन सा विलयन उदासीन है, प्रबल क्षारीय है, प्रबल अम्लीय है, दुर्बल क्षारीय है, दुर्बल क्षारीय है? पीएच के मानों को हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब ये देखिए, अगर एक किसी का पीएच 4 है तो दुर्बल अम्लीय होगा, और 1 है तो प्रबल अम्लीय होगा। फिर C11 है तो प्रबल क्षारीय होगा, D7 है तो उदासीन होगा, और E9 है तो दुर्बल क्षारीय। अब देखिए, अगर 7 है तो उदासीन, फिर 7 से जैसे 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 कम जाएंगे तो वो अम्लीय होता जाएगा, अम्लीय होता जाएगा, और 1 पे होगा तो वो प्रबल अम्लीय हो जाएगा। ऐसे ही 7 उदासीन है, 7 से ऊपर जाएगा पीएच तो क्षारीय होता जाएगा, लेकिन वो ज़्यादा नंबर पे चला जाएगा तो प्रबल क्षारीय हो जाएगा। इसी तरीके से 7 के बाद में 4 आता है तो दुर्बल, और 1 सबसे लास्ट में आता है तो प्रबल। इसी तरीके से 7 के बाद में 9 आता है तो दुर्बल क्षारीय, और 7 के बाद में 11 आता है 9 के बाद में तो वो प्रबल क्षारीय होगा। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जैसे जैसे बढ़ती, पीएच का मान उसी तरह से घटता और बढ़ता है। फिर प्रश्न 10, परख नली ए एवं बी के में समान लंबाई की मैग्नीशियम की पट्टी लीजिए। परख नली ए में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा परख नली बी में एसिटिक अम्ल डालिए। दोनों अम्लों की मात्रा तथा सांद्रता समान है। किस परख नली में अधिक तेजी से बुदबुदाहट होगी तथा क्यों? परख नली ए में बुदबुदाहट अधिक तेजी से होती है क्योंकि HCl एक प्रबल आयन है जो पूर्णतः वियोजित होकर हाइड्रोजन आयन और क्लोरीन माइनस आयन ऋण आयन अधिक मात्रा में बनाते हैं, जबकि CH3COH एक दुर्बल अम्ल है जो कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन बनाते हैं और ये कम विघटित हो पाता है। प्रश्न 11, ताजे दूध के पीएच का मान 6 होता है, दही बन जाने पर इसके पीएच के मान में क्या परिवर्तन होगा? उत्तर, दूध से दही बनने की प्रक्रिया में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। दूध से दही बनने की प्रक्रिया में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है, जिसके कारण इसका पीएच 6 से कम हो जाता है। प्रश्न 12, एक ग्वाला ताजे दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है, ताज़ा दूध के पीएच के मान को 6 से बदलकर थोड़ा क्षारीय क्यों बना देता है? इस दूध को दही बनने में अधिक समय क्यों लगता है? ताज़ा दूध के पीएच के मान को 6 से बदलकर थोड़ा क्षारीय इसलिए किया जाता है क्योंकि क्षारीय दूध अधिक समय तक खराब नहीं होता है। इस तरह इस दूध को दही बनने में अधिक समय इसलिए लगता है क्योंकि इस प्रक्रिया में बना लैक्टिक अम्ल पहले क्षारक को उदासीन करता है, फिर अम्लीय होता है और जिसके कारण दही बनता है। प्रश्न 13, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए, इसकी व्याख्या कीजिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस अगर जल से क्रिया करता है तो वो एक जिप्सम नाम का ठोस पदार्थ बन जाता है, इसी वजह से उसे आर्द्र रोधी बर्तन में रखा जाता है। जवाब देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी बर्तनों में इसलिए रखा जाता है क्योंकि यह आर्द्रता की उपस्थिति में जल को अवशोषित करके ठोस पदार्थ जिप्सम बनाती है, जिसके कारण इसमें जल के साथ मिलकर जमने का गुण नष्ट हो जाता है। फिर प्रश्न 14, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? 2 उदाहरण दीजिए। उत्तर, अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया से लवण एवं जल बनते हैं, जिसे उदासीकरण अभिक्रिया कहते हैं। चूंकि अम्ल हाइड्रोजन आयन तथा क्षारक OH आयन बनाते हैं, इसीलिए अम्ल और क्षारक जब क्रिया करेंगे तो लवण और जल बनेगा। जैसे देखिए यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड की जब हम क्रिया करवाते हैं तो NaCl लवण बना और जल बना। फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की जब हाइड्रोजन क्लोराइड से क्रिया करवाएंगे तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और जल बनेगा। सॉरी पोटेशियम क्लोराइड बनेगा HCl, यहाँ पे गलत मेंशन किया गया है, KCl लिख दीजिएगा आप यहाँ पे, और यहाँ पे उसके साथ में जल मुक्त होता है। प्रश्न 12, धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा को
के दो प्रमुख उपयोग बताइए। धोने के सोडे के दो उपयोग। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योगों में होता है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए किया जाता है। बेकिंग सोडा NaHCO3 का उपयोग। बेकिंग पाउडर बनाने में जो बेकिंग सोडा और टार्टिक अम्ल का मिश्रण है और इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है। इसी के साथ डियर स्टूडेंट, आज ही हमारा चैप्टर पूरा होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। कोई भी विलयन अम्लीय कब होता है, क्षारीय कब होता है, उदासीन कब होता है, ये कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो गया होगा। और अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आपको चैप्टर समझ में आया तो कमेंट करना मत भूलिएगा। चैनल पसंद आया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा, आपको समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। इसी के साथ अब हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज के साथ में। थैंक यू।